हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 2 और 3 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025। दूसरा टॉपिक है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स। तीसरा है दूसरा राष्ट्रीय आयुध मिशन कॉन्क्लेव 2025। अगला है योग महोत्सव 2025। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग की 3 नई पहल। नेक्स्ट पहला प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सुविधा केंद्र। अगला है एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है मेजर जनरल लिसम्मा पीवी। अगला है बेसल रोटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलनों के पक्षकारों की बैठकें। अगला टॉपिक है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्र बर्म की प्रतिमा का अनावरण। ठीक है। अगला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मध्य समझौता। नेक्स्ट है ओलंपिक सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट है संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति और बैजयंत पांडा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की 5 लाख रुपए के शीर्ष पुरस्कार के साथ राष्ट्रव्यापी डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता। अगला टॉपिक है भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 43 पदक जीते। नेक्स्ट है क्रिकेट मिश्रित मार्शल आर्ट्स एशियाई खेल 2026 में शामिल। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच प्रोफेसर सनी थॉमस का निधन। अगला है भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट हब और अर्ध स्वचालित बंदरगाह। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। अगला है भारत का कुल निर्यात 2024-25 में 6.01% बढ़कर रिकॉर्ड $824.90 बिलियन पर पहुंचा। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अगला है टाइकोन 2025। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ। अगला है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग के मध्य भारत में स्वस्थ उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय वायुसेना द्वारा भारत में पहली बार हाईवे पर रात्रि लैंडिंग। अगला है ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईसीबी द्वारा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है माइक वाल्ट्ज। अगला है अमेरिका और यूक्रेन के मध्य पुनर्निर्माण निधि के बदले वाशिंगटन को खनिजों तक पहुंच प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है अमितेश कुमार सिंह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के नए सीईओ नियुक्त। अगला टॉपिक है कैंसर के इलाज में नवीन कार-टी थेरेपी के आशाजनक परिणाम। नेक्स्ट है सहयोग पहल। अगला है ऑपरेशन होप और लास्ट टॉपिक है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क सोरा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025। तो ये प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मजदूर वर्ग के योगदान का सम्मान करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को वैश्विक मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में एक यूनियन आंदोलन के रूप में हुई थी। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें मांग की गई थी कि श्रमिकों को 8 घंटे से अधिक काम न करवाया जाए। और भारत में जो पहला मजदूर दिवस है वो 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मलयपुरम सिंगारवेलु चेटियार के नेतृत्व में मनाया गया था। अगला टॉपिक है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ठीक है। और इसका उद्देश्य वेब्स को मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक अग्रणी वैश्विक मंच के रूप में स्थापित करना, जिससे भारत को रचनात्मकता, नवाचार और सामग्री निर्माण के लिए एक पावर हाउस के रूप में स्थापित किया जा सके। ठीक है। और इसका लक्ष्य वर्ष 2029 तक $50 बिलियन का बाजार खोलना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इसकी टैगलाइन है वो कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज है। टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। आगे है रचनात्मक क्षेत्र के लिए मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की शुरुआत की घोषणा की गई है। ठीक है। इसकी स्थापना पहले हो चुकी है लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अभी वेब्स में की गई है। और भारत द्वारा पहली वैश्विक मीडिया वार्ता की मेजबानी भी वेब सम्मेलन के दौरान की गई।
ठीक है, इस वार्ता का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। ठीक है, और जो पहली वैश्विक मीडिया वार्ता है उसमें स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसके बाद सदस्य देशों द्वारा वेब्स घोषणा पत्र को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने का इसमें आह्वान किया गया है। ऑरेंज इकोनॉमी के 3 स्तंभ हैं, कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025। इसका आयोजन 1 से 2 मई तक कवेली धाम लोनावाला महाराष्ट्र में किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के माध्यम से पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक है योग महोत्सव 2025। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 50 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए 2 मई को नासिक में आयोजित किया जाएगा योग महोत्सव। ठीक है, और इसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा किया जाएगा। और जो आगामी महाकुंभ 2027 में होने वाला है उसका आयोजन भी नासिक में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग की 3 नई पहल। पहली पहल है आयोग मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 वर्ष 2023 में संशोधित की धारा 35B के अनुरूप भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मतदाता सूची है उसमें से जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नामों को टाइमली हटाया जा सकेगा। ठीक है, दूसरा है मतदाता सूचना पर्चियों में मतदाता का सूची क्रमांक और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, बड़े अक्षरों में उसको लिखा जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को सुगमतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा। और जो तीसरी पहल है वो है कि जो सभी BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B(2) के अंतर्गत ERO द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक BLO को पहचान सकें और उनके साथ आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें। तो ये 3 नई पहल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। और अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले BLO को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहली बार है जब भारत निर्वाचन आयोग BLO के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक है पहला प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सुविधा केंद्र। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कोलकाता के न्यू टाउन में कॉरपोरेट भवन में इसका शुभारंभ हुआ है। और MCCII PMIS केंद्र, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सुविधा केंद्र का। ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, MC और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के बीच एक सहयोगी पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य पात्र युवाओं 21 से 24 वर्ष की आयु वाले जो युवा हैं उनको भागीदार कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले इंटर्नशिप अवसरों से लाभान्वित करना है। जो कॉरपोरेट भवन है जहां पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सुविधा केंद्र को प्रारंभ किया गया है उसका उद्घाटन 1 मई को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कोलकाता में किया गया है। इस नए भवन में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे। अगला टॉपिक है एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। ठीक है, तो जो एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह है उनको वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, वायुसेना की जो ट्रेनिंग कमान है, ठीक है, उनका एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है मेजर जनरल रिसम्मा PV। तो नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार इनको सौंपा गया है। ठीक है, जो सैन्य नर्सिंग सेवा है उनका अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल रिसम्मा PV को नियुक्त किया गया है। अगला टॉपिक है बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलनों के पक्षकारों की बैठकें। ठीक है, तो ये जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड का जेनेवा है, वहाँ पर 28 अप्रैल से 9 मई तक आयोजित की जा रही है। और जो बेसल कन्वेंशन है उसका COP 17, रोटरडैम कन्वेंशन का COP 12 और स्टॉकहोम कन्वेंशन का COP 12 वहाँ पर आयोजित किया जाएगा 28 अप्रैल से 9 मई तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारत के एक अंतर मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल ने 30 अप्रैल से 1 मई 2025 तक आयोजित हाई लेवल सेगमेंट में भागीदारी की है। ठीक है, तो इन जो सम्मेलनों के पक्षकारों की बैठकें हैं
इसी के दौरान 30 अप्रैल से 1 मई तक एक हाई लेवल सेगमेंट का आयोजन किया गया है। उसमें भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है। और इस हाई लेवल सेगमेंट की थीम थी अदृश्य को दृश्य बनाना, रसायनों और अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन। आगे देखते हैं बेसल कन्वेंशन के बारे में। तो बेसल कन्वेंशन को वर्ष 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल में अपनाया गया और 1992 से ये लागू हुआ। ठीक है, 1989 में अपनाया गया, 1992 से ये लागू हुआ। खतरनाक कचरे के सीमा पार आवागमन और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन दुनिया भर में खतरनाक कचरे के अनुचित प्रबंधन के नकारात्मक प्रभावों से लोगों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो जो बेसल कन्वेंशन है वो बेसिकली खतरनाक कचरे के सीमा पार आवागमन और उनके निपटान के नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, ये उत्पादन और परिवहन से लेकर अंतिम उपयोग और निपटान तक उनके पूरे जीवन चक्र में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से निपटने वाली सबसे व्यापक वैश्विक संधि है। आगे देखते हैं रोटरडैम कन्वेंशन। तो रोटरडैम कन्वेंशन को 1998 में नीदरलैंड के रोटरडैम में अपनाया गया और ये 2004 से लागू हुआ। ठीक है, 1998 में नीदरलैंड के रोटरडैम में इसको अपनाया गया और ये 2004 से लागू हुआ। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है रोटरडैम कन्वेंशन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ नकारात्मक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रोटरडैम कन्वेंशन पार्टियों को खतरनाक रसायनों के खिलाफ रक्षा की पहली मंजूरी प्रदान करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशक हैं, ठीक है, तो उनका ट्रेड करने से पहले संबंधित देश को पूर्व सूचित सहमति जरूरी है। ठीक है, तो उससे संबंधित है रोटरडैम कन्वेंशन। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देता है और साथ ही देशों को ये तय करने में सक्षम बनाता है कि वे कन्वेंशन में सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों का आयात करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें पूर्व सूचित सहमति का क्लोज है, पूर्व सूचित सहमति का, तो रोटरडैम कन्वेंशन से संबंधित है। अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन के स्टॉकहोम में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 2004 से प्रभावी हुआ। तो ये भी 2004 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन भी 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 2004 से प्रभावी हो गया। ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों POP पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है। ये किससे संबंधित है? स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है, POP से संबंधित है। इसका उद्देश्य अत्यधिक खतरनाक दीर्घकालिक रसायनों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसके लिए उनके उत्पादन, उपयोग, व्यापार, उत्सर्जन और भंडारण को प्रतिबंधित करना और अंततः समाप्त करना है। अगला टॉपिक है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमा का अनावरण। तो राजधानी दिल्ली के महत्वपूर्ण मार्ग का नाम बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म मार्ग रखा गया है। ठीक है, तो एक तो सड़क का नाम इनके नाम पर रखा गया नई दिल्ली में, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म मार्ग, और एक इनकी प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। बोडो जाति, भाषा और क्षेत्र के लिए सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की 35वीं पुण्यतिथि थी अभी। ठीक है, तो उसके ऊपर ये किया गया है उनकी प्रतिमा का अनावरण और एक सड़क का नामकरण नई दिल्ली में उनके नाम पर किया गया है। बोडो असम की सबसे बड़ी मैदानी जनजाति है, असम की सबसे बड़ी मैदानी जनजाति है जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR में निवास करती है। जो बाथोइज्म है वो बोडो लोगों का पारंपरिक धर्म है। बाथोइज्म बोडो लोगों का पारंपरिक धर्म है। 22 फरवरी 2025 को असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की सरकार ने विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म अनुभाग में बाथोइज्म को एक आधिकारिक विकल्प बना दिया है। ठीक है, तो इसको आधिकारिक मान्यता मिल गई है बाथोइज्म को 22 फरवरी 2025 को। अगला टॉपिक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मध्य समझौता। श्रम दिवस 2025 के अवसर पर वित्त और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच के साथ साथ कचरा बीनने वालों को सुरक्षित और टिकाऊ कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया गया है। तो जो कचरा बीनने वाले हैं उनको सुरक्षित और टिकाऊ कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है, और उनका फाइनेंस और टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, ये समझौता किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और UNDP के बीच में। जो कचरा बीनने वाले हैं उनसे संबंधित एक योजना है, भारत सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है, नमस्ते योजना। तो उसके बारे में देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों को एक घटक के रूप में जोड़ा गया है। तो नमस्ते योजना का पूरा नाम क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम।
नमस्ते योजना। तो वर्ष 2024 से कचरा बीनने वालों को इसके घटक के रूप में जोड़ा गया है। नमस्ते को पूरे भारत में कचरा बीनने वालों के औपचारिक समावेशन को व्यापक बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य देश भर में 2.5 लाख कचरा बीनने वालों को शामिल करना है। नमस्ते योजना के कचरा बीनने वाले घटक का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रोफाइलिंग और पंजीकरण अभियान के माध्यम से उन्हें गिनना और पहचानना है, ताकि उन्हें औपचारिक पहचान और सरकारी लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक फोटो आईडी कार्ड प्रदान किए जा सके। तो इसका उद्देश्य है कचरा बीनने वालों को व्यावसायिक फोटो आईडी कार्ड प्रदान करना, ठीक है, उनकी गिनती करना और उनको पहचान करके व्यावसायिक फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना, ठीक है, ताकि उनकी औपचारिक पहचान हो सके और वो सरकारी लाभों तक उनको पहुंच हो सके। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत PMJAY के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, PPE किट का प्रावधान और कचरा संग्रह वाहनों के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करना है। ये कचरा बीनने वाले समूह के गठन और सुदृढ़ीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे वे विकेंद्रीकृत कचरा संग्रह केंद्रों का प्रबंधन करने और अपनी आजीविका में सुधार करने में सक्षम होंगे। इस योजना के शुरू होने के बाद से कई राज्यों में 5000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वालों की प्रोफाइल बनाई गई है, ठीक है। वो लक्ष्य कितना है? 2.5 लाख लक्ष्य रखा गया और अभी तक 5 लाख की प्रोफाइल बना दी गई है। अगला टॉपिक है ओलंपियन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पहुंचने और हांगझो में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले इस शीर्ष बैडमिंटन जोड़ी को 2023 में खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था, ठीक है। तो उस टाइम खेलों में इनकी व्यवस्था होने की वजह से ये पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सके थे, तो अभी इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। 2023 में उनको प्रदान किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला टॉपिक है सुजाता चतुर्वेदी और अनुराधा प्रसाद संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य नियुक्त की गई है, ठीक है। तो यूपीएससी का मेंबर इनको बनाया गया है, सुजाता चतुर्वेदी और अनुराधा प्रसाद को। तो जो सुजाता चतुर्वेदी है वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग की पूर्व सचिव है, और जो अनुराधा प्रसाद है वो अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय की पूर्व सचिव रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति और बैजयंत पांडा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जो भाजपा सांसद हैं वो संजय जायसवाल, उनको 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। इसके 30 के 30 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष बैजयंत पांडा को बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय रेलवे की 5 लाख रुपए के शीर्ष पुरस्कार के साथ राष्ट्रव्यापी डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता। तो देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगाने के लिए नई डिजिटल घड़ियां डिजाइन करने के लिए प्रतियोगिता को आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल घड़ियों को मानकीकृत करना है। ये प्रतियोगिता 3 श्रेणियों के प्रतिभागियों के लिए खुली है, जिनमें पेशेवर, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र और स्कूली छात्र शामिल हैं। इसमें 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में 50-50 हजार रुपए के 5 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 43 पदक जीते हैं, ठीक है। तो भारत ने जॉर्डन के अम्मान में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ठीक है, 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज, ठीक है, 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक सहित कुल 43 पदक जीते हैं। और भारत पदक तालिका में कजाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिकेट मिश्रित मार्शल आर्ट्स एशियाई खेल 2026 में शामिल किए गए हैं। तो क्रिकेट को एशियाई खेलों 2026 के लिए बरकरार रखा गया है। क्रिकेट पहले से ही एशियाई खेलों में खेला जा रहा है। ये चौथी बार है जब क्रिकेट को एशियाई खेलों में शामिल किया गया है।
क्रिकेट पहली बार ग्वांगझोउ 2010 एशियाई खेलों में शामिल किया गया था और इंचियोन 2014 में इसको फिर से शामिल किया गया। हांगझो 2023 में एशियाई खेलों को वैश्विक शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा सभी मैचों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया और अभी चौथी बार है जब एशियाई खेलों 2026 में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। मिश्रित मार्शल आर्ट्स MMA पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। एशियाई खेल 2026 है वो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के एची नागोया प्रांत में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के एची नागोया प्रांत में वर्ष 2026 में ये आयोजित किए जाएंगे। अगला टॉपिक है पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच प्रोफेसर सनी थॉमस का निधन हो गया। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है और देश को निशानेबाजी की महाशक्ति बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के कई शीर्ष निशानेबाजों के गुरु थे जिनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार और गगन नारंग शामिल हैं। जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के पहले पदक विजेता हैं और जो अभिनव बिंद्रा है वो निशानेबाजी में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले निशानेबाज। अगला टॉपिक है भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट हब और अर्ध स्वचालित बंदरगाह। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में मिंजिन झाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह भारत का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट हब और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। इसका निर्माण अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ठीक है, तो इस मॉडल के अंतर्गत इसमें लैंडलॉर्ड मॉडल का उपयोग किया गया है, जिसमें बंदरगाह प्राधिकरण है वो जमीन और जो सारा बुनियादी ढांचा है उसका मालिक होगा और इसको ऑपरेट किया जाएगा जो प्राइवेट पार्टनर है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 8,900 करोड़ रुपए थी और भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना है। इस बंदरगाह का स्थान है वो इसे ट्रांसशिपमेंट सुविधा के लिए आदर्श बनाता है। ये पूर्वी एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप को जोड़ने वाले वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से 10 समुद्री मील की दूरी पर है। इसमें IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेश निर्मित AI संचालित पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली भी शामिल की गई है। विंजिन जाम में स्थित ब्रेकवाटर भारत के सबसे गहरा ब्रेकवाटर है। लगभग 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई इसकी है और लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे बड़े जहाज आसानी से यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, जो ट्रांसशिपमेंट है वो होता है वो क्या होता है कि वहाँ पर बड़े जहाज आते हैं और उनसे सामान को छोटे जहाज़ों में लोड किया जाता है और उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक भारत श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों के बंदरगाहों पर इसके लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा के लिए निर्भर था। ठीक है, और भारत का जो 75% कार्गो है, ट्रांसशिपमेंट कार्गो है, वो इन्हीं देशों के बंदरगाहों पर उतारा जाता था। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। तो ये अमरावती है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वर्ष 2014 में राज्य के विभाजन के बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, संयुक्त आंध्र प्रदेश की, ठीक है, उसको तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया। अमरावती मास्टर प्लान में विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच 217.23 वर्ग किलोमीटर में व्यापक विकास की परिकल्पना की गई है। तो विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में 217.23 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर अमरावती को डेवलप किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में करीब 1460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की भी आधारशिला रखी है। तो मिसाइल परीक्षण रेंज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में, और इसमें एक प्रक्षेपण केंद्र, तकनीकी उपकरण सुविधाएं, स्वदेशी रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम शामिल होंगे। विशाखापट्टनम के मधुरवाड़ा में PM एकता मॉल की भी आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का कुल निर्यात 2024-25 में 6.01% बढ़कर रिकॉर्ड $824.9 बिलियन पर पहुंचा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात 824.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है। ठीक, अभी तक सर्वाधिक 824.90 बिलियन डॉलर।
वर्ष 2024-25 में। ये पिछले वर्ष के 778.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात आंकड़े की तुलना में 6.01% की वृद्धि दर्शाता है। जो भारत का सर्विस एक्सपोर्ट है वो वर्ष 2024-25 में 387.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर सर्विस एक्सपोर्ट जो भारत का है, जो पिछले वर्ष के 341.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 13.6% अधिक है। और वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर व्यापारिक निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 374.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2023-24 के 352.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6% की वृद्धि दर्ज करता है, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक गैर पेट्रोलियम व्यापारिक निर्यात है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और डेनमार्क के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। यह समझौता 5 जून 2020 को हस्ताक्षरित मूल समझौता ज्ञापन के तहत 5 वर्षों के सफल सहयोग के बाद हुआ है। ठीक है, तो इस समझौते को रिन्यू किया गया है। तो ये जो नवीनीकृत समझौता ज्ञापन है वह वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। ये समझौता स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए किया गया है। अगला टॉपिक है टाइकोन 2025। तो ये क्या है टाइकोन 2025? तो ये विश्व का अग्रणी प्रौद्योगिकी और उद्यमिता सम्मेलन है और 30 अप्रैल से 2 मई 2025 तक अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्लारा कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, सिलिकॉन वैली है वहाँ पर इसका अमेरिका कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया 30 अप्रैल से 2 मई तक। और इसकी थीम AI वर्स ट्रेंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रखी गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एक रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। तो इसमें भारत की भी भागीदारी रही है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पोर्टल है वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा लाभों, कल्याण सेवाओं और प्रासंगिक घटनाओं पर अपडेट तक निर्बाध पहुंच के माध्यम से बुजुर्ग नागरिकों को सशक्त बनाना है। राष्ट्रपति द्वारा तवांग अरुणाचल प्रदेश, वोखा नागालैंड, वेल्लोर तमिलनाडु, अनकापल्ली आंध्र प्रदेश और नैनीताल उत्तराखंड में स्थित 5 नए वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल उद्घाटन भी इस दौरान किया गया। और वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा ब्रह्म कुमारी संस्थान के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये ब्रह्म कुमारी संस्थान है, इसका मुख्यालय माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में इसका मुख्यालय है। अगला टॉपिक है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम और नीति आयोग के मध्य भारत में स्वस्थ उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी। तो ये सहयोग नागपुर, विशाखापट्टनम और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक स्थलों से शुरू होकर स्थान आधारित उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाना ताकि उस विशेष क्षेत्र की उद्यमिता प्रणाली में प्रासंगिक स्थानीय हितधारकों को एक साथ लाया जा सके। इसमें सरकार, कॉरपोरेट, शैक्षणिक संस्थान, वित्तीय संस्थान, चैंपियन उद्यमी और सामुदायिक संगठन शामिल हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना वर्ष 2018 में भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और अपनी स्थापना के बाद से गेम ने अन्य पहलों के अलावा ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच और स्थान आधारित हस्तक्षेपों को सक्षम करने वाले विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से 3 लाख से अधिक उद्यमियों की सहायता की है। अगला टॉपिक है भारतीय वायुसेना द्वारा भारत में पहली बार हाईवे पर रात्रि लैंडिंग। तो ये कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में गंगा मोटरवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा रात्रि लैंडिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में गंगा मोटरवे पर अपने तरह के पहले इस कार्यक्रम में राफेल, जगुआर, मिराज 2000, SU-30 MKI और MiG-29 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के साथ साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस और AN-32 जैसे परिवहन विमानों के साथ साथ Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। इसका उद्देश्य संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचालन के लिए मोटरवे की हवाई पट्टी को एक व्यवहार्य रनवे के रूप में रखना था। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ECB द्वारा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने महिलाओं की कैटेगरी में जैविक लिंग के आधार पर महिला को परिभाषित किया है और जो
ट्रांसजेंडर है उनको महिला कैटेगरी से बाहर कर दिया है। तो अब जो ECB है वहाँ का क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, तो उसने भी अभी महिलाओं की कैटेगरी से ट्रांसजेंडर को बाहर कर दिया है। यह नीतिगत बदलाव यूके सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल के फैसले के बाद आया है। इसमें कानूनी रूप से महिला को जैविक लिंग के आधार पर परिभाषित किया गया था। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने भी 1 जून से शुरू होने वाली महिला फुटबॉल में ट्रांसजेंडर महिलाओं को भाग लेने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको अब महिला कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है माइक वाल्स। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्स को संयुक्त राष्ट्र में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है। और वाल्स हैं वो एक पूर्व सैनिक, कांग्रेस सदस्य और ट्रंप के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, तो इनको अभी UN में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। अगला टॉपिक है अमेरिका और यूक्रेन के मध्य पुनर्निर्माण नीति के बदले वाशिंगटन को खनिजों तक पहुंच प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर। तो दोनों देशों ने आपसी सहमति से पुनर्निर्माण निवेश कोष पर सहमति जताई है, जिसे नए प्राकृतिक संसाधन परमिट से यूक्रेनी राज्य को मिलने वाले मुनाफे और रॉयल्टी का 50% मिलेगा। यूक्रेन में ग्रेफाइट, टाइटेनियम और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है। अमेरिका द्वारा महत्वपूर्ण मानी गई 50 सामरिक सामग्रियों में से 22 यूक्रेन में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण सामरिक सामग्रियां हैं ये अक्षय ऊर्जा, सैन्य प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में इनके उपयोग के कारण उनकी अत्यधिक मांग है। जो इनको रेयर अर्थ मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मर्दा तत्व, ऐसे 17 तत्व हैं जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें निकालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अमेरिका और यूक्रेन के मध्य एक समझौता हुआ है। अगला है अमितेश कुमार सिंह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के नए CEO नियुक्त किए गए हैं और ये सुशील पाल का स्थान लेंगे। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर के इलाज में नवीन CAR-T थेरेपी के आशाजनक परिणाम। ठीक है, तो ब्राजील के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित HSP-CAR-30 थेरेपी है वो CD30 प्रोटीन को लक्ष्य बनाती है और इसका प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। तो ब्राजील के वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया है HSP-CAR-30 थेरेपी के द्वारा। CD30 प्रोटीन है वो कुछ T कोशिकाओं और B कोशिकाओं, ये दोनों श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, इन पर पाया जाता है और ये कैंसर के निदान और उपचार योजना में मदद करता है। T कोशिकाएं हैं वो विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक होता है, अर्थात अन्य कोशिकाओं को मारना। ये इसका T कोशिकाओं का कार्य है। और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल CAR-T थेरेपी का पूरा नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। ये एक प्रकार का उपचार है जिसमें रोगी की T कोशिकाओं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को रक्त से एकत्र किया जाता है और प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इन T कोशिकाओं में CAR काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर नामक एक विशेष रिसेप्टर जोड़ा जाता है, जिससे वे कैंसर कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहचान कर उन पर हमला करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, ये T कोशिकाएं हैं, इनमें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जोड़ा जाता है, जिससे वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन पर अटैक करके उन्हें नष्ट कर देती है। CAR-T थेरेपी ने पहले ही रक्त कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई है, जिसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, नॉन होजनिक लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा शामिल है। नेक्स्ट है सहयोग पहल। तो ये ओडिशा सरकार की पहल है और किन के लिए है? शहरी गरीबों के लिए है। ठीक है, तो ओडिशा सरकार ने शहरी गरीबों को त्वरित सहायता के लिए इसे प्रारंभ किया है सहयोग पहल को। और सहयोग शहरी गरीब समुदायों में पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें जन जागरूकता, सेवाओं की घर घर डिलीवरी आदि के माध्यम से उचित योजनाओं से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सहयोग पहल को 1 मई से 20 जून तक एक अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। अगला टॉपिक है ऑपरेशन होक। CBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए। तो CBI ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। यह ऑपरेशन संदिग्धों पर नजर रखने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कार्बन तो वर्ष 2021 में शुरू किया गया था और ऑपरेशन मेघचक्र 2022 के बाद शुरू किया गया। तो इनके बाद ये तीसरा ऑपरेशन है CBI द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए। अगला और लास्ट टॉपिक है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क WOTAN। तो ये संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय UNOCT ने आतंकवाद के पीड़ितों और बचे हुए लोगों की सहायता के लिए एक वैश्विक नेटवर्क
वोटान का शुभारंभ किया है। ये नेटवर्क आतंकवाद के पीड़ितों पर 2022 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस का एक प्रमुख परिणाम है और इसका लक्ष्य पीड़ितों और बचे हुए लोगों को एक दूसरे का समर्थन करने, लचीलापन विकसित करने और अधिवक्ताओं, शिक्षकों और शांति निर्माताओं के रूप में संलग्न होने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है और इसको वित्तीय सहायता स्पेन के द्वारा प्रदान की जा रही है वोटान को। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।